कभी कभी कुछ सफ़र बस प्लान नहीं होते, वो खुद लिखे जाते हैं, पल पल हर मोड़ पर। कुछ ऐसे ही इस ट्रिप में हमने सब देखा, हंसी, थकान, स्ट्रगल और कुछ ऐसे लम्हे जो आंखों को नम कर गए। ये सफ़र सिर्फ मंजिलों तक पहुंचने का नहीं था, ये था उन एहसासों का जहां थ्रिल और सुकून एक साथ मिलते हैं। सब कुछ हुआ था एकदम लास्ट मोमेंट पर, ना कोई प्लान था ना प्रिपरेशन। बस एक दिन मैं अपने 3 दोस्तों के साथ पास के ही हिल स्टेशन गया था और वहीं बातों बातों में भाविन से मैंने कह दिया, चल स्पीति बाइक राइड पे चलते हैं। फिर क्या था, ज़्यादा बिना सोचे मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, हमने हमारी बाइक्स को चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट करवाया, तत्काल टिकट बुक कर खुद चंडीगढ़ पहुंच गए, जहां पहुंचकर हमारी बाइक्स को कलेक्ट कर एक रात हम वहीं रुक जाते हैं। और फिर अगले दिन शुरू किया वो सफ़र जो सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, बल्कि 2 दोस्तों का सपना और कहानी थी, जिसे हर ट्रैवलर अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर रखता है, स्पीति वैली। अब सुबह जब से हम चले थे चंडीगढ़ से, पूरे रास्ते बारिश ने हमें काफ़ी परेशान किया, पर फिर भी भीगते भिगाते हुए हम पहुंच जाते हैं शिमला। और यहाँ पर भाविन की बाइक की बैटरी उसका साथ छोड़ चुकी थी, तो उसको रिप्लेस करवाने के लिए हम रुकते हैं और उसके बाद हम आगे निकलते हैं। अब वैसे एक बात बता दूँ, शिमला कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये एक काफ़ी बड़ा शहर है, जिसके एक छोर से दूसरे छोर तक निकलने में हम लोगों को 40 से 50 मिनट लग जाते हैं। पर एक चीज़ अच्छी भी होती है कि अब तक बारिश रुक चुकी है और हमारी इस सफ़र का मज़ा थोड़ा और बढ़ चुका है। अभी हम लोग कुछ ऑलमोस्ट 130-135 के आसपास किलोमीटर ऑलरेडी काट चुके हैं और यहाँ से बहुत दूर है, तो आई डोंट थिंक सो हम लोग पहुँच पाएंगे। बट प्लान अभी ये है कि 6-6:30 तक हम लोग बाइक चलाएंगे। वो टाइम पर जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर नज़दीक में जो भी होटल अवेलेबल रहेगा वहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे। अब शाम हो चुकी थी और हम सिर्फ नारकंडा तक ही पहुँचे थे। यहाँ पर चाय पीते वक्त ही हमें सामने एक अच्छा सा होटल दिख जाता है, जहाँ पर मैं इंक्वायरी करने चला जाता हूँ और थोड़े से बार्गेनिंग के बाद एक अच्छी सी डील मिल जाती है, सिर्फ 800 रुपये में एक बढ़िया सा रूम आज रात रुकने के लिए। चलो शुरू करते हैं वापस से तीसरे दिन की राइड। और अभी हम लोग बस होटल से निकल कर अभी हम लोग जा रहे हैं नारकंडा मार्केट की तरफ और वहाँ पे थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे
और फिर आगे शुरू करेंगे। अब चाय नाश्ता करके हमें निकलते निकलते बज जाते हैं 10, पर नारकंडा से हार्डली 10-15 मिनट की राइड करने के बाद आ जाते हैं इस सफ़र के अभी तक के सबसे खूबसूरत नज़ारे। चारों तरफ लश ग्रीन पाइन ट्रीज से भरे हुए पहाड़ और उनके बीच से गुजरते हुए ये खूबसूरत रास्ते। अभी हम लोग नालकंडा से निकलकर नालकंडा के माउंटेन्स पूरे हमने कवर कर लिए, उतर गए और अभी ये बीच में रास्ते में एक जगह पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके। अभी थोड़ी देर रेस्ट करके वापस यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे की जर्नी। और अभी डिसाइड किया है कि ज़्यादा नहीं रुकेंगे, अभी हम सीधा कल्पा के लिए एम कर रहे हैं। चलते हैं थोड़ी देर में। और अब कुछ देर हम चलने के बाद एंटर कर जाते हैं जिला किन्नौर में, जिसमें इस स्पीति रूट के कुछ बेहतरीन आइकॉनिक रास्ते आते हैं। और वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हम कुछ नॉमिनल सी फीस यहाँ पे देते हैं, जो कि है ग्रीन टैक्स, जो यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। और फिर वहाँ से थोड़ा ही आगे बढ़ने पर हम पहुँच जाते हैं इस सफ़र के पहले आइकॉनिक स्पॉट किन्नौर गेट पे, जहाँ पर रास्ता पहाड़ी को काटते हुए उसके बीच से गुजरता है। तो ये यहाँ से दो रास्ते हैं। आई थिंक सो ये वाला जो रास्ता है ना, ये नया बना हुआ है कल्पा जाने के लिए। कल्पा रेपोगियो, और ये शॉर्टकट है। अभी हमने वो पीछे गाड़ी वालों से भी पूछा कंफर्म, क्योंकि भाविन श्योर नहीं था, क्योंकि वो जब आया था वो नीचे वाले रास्ते से गया था। और वो गाड़ी वाले से पूछा तो उसने बोला कि ये शॉर्टकट है और अभी नया बना है तो ये अच्छा ही है रास्ता। तो वैसे भी हम लोग ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, तो इसी रास्ते से अभी जा रहे हैं, क्योंकि अभी जल्दी भी जाना है। तो चलो ओह माय गॉड, अगर थोड़ा भी ज्ञान आता तो सीधा वहाँ से नीचे फुल फोकस से चलाना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ये मतलब बहुत ही डीप है यहाँ इस साइड पे। अब भी जस्ट हम लोग कल्पा पहुँचे, अभी हुए 9:30 और 2-3 जगह पे हमने रुकने के लिए गेस्ट हाउस चेक किए, बट हमको मतलब रेट भी ज़्यादा लगा सीज़न के हिसाब से। और दूसरा एक चीज़ था कि वहाँ से व्यू अच्छा नहीं था। दूसरे लोगों ने जो रेट बोला था उससे कम रेट में और उनसे भी सबसे अच्छा वाला व्यू वाला हमको रूम लकीली मिल गया है। आज रात भी रुकने वाले हैं, कल की रात भी रुकने वाले हैं। कल पूरा दिन पूरा कल्पा एक्सप्लोर करना है।
एंड ये रूम का जो व्यू है वो भी मैं आपको कल दिखाऊंगा। सो अभी तो पूरा मतलब भूत बन गए हैं पूरा दिन बाइक चला चला कर। तो अभी बस फ्रेश होके थोड़ा खाना खा के सो जाएंगे, बहुत थक गए। सो यहाँ पे हम लोग जस्ट अभी चलना शुरू किए थे और ये देखो एप्पल। सो किन्नौर एप्पल के लिए, एप्पल की फार्मिंग के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पे हर जगह पे मतलब आप कहीं पे भी रास्ते पे चलोगे बहुत सारे एप्पल के पेड़ आपको दिखेंगे। सो ब्यूटीफुल, सारे के सारे ग्रीन एप्पल है बाय द वे ज़्यादातर। तो जैसे कि कल रात मैंने बताया कि आज हम लोग कल्पा में ही रुकने वाले हैं, तो सुबह सुबह उठकर हम लोग निकल जाते हैं गांव की तन गलियों में से गुजरते हुए कल्पा की मेन मोनेस्ट्री को विज़िट करने के लिए। पर उसी वक्त रास्ते में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टेम्पल दिख जाता है, तो उसको देखने हम चले जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि ये यहाँ का बहुत ही सुप्रसिद्ध नारायण नागिनी टेम्पल है, जो कि भगवान विष्णु और नागिनी देव को समर्पित है। और इस टेम्पल का आर्किटेक्ट भी अपने आप में काफ़ी अनूठा है, क्योंकि ये बुद्धिस्ट और हिंदू परंपराओं का एक बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड है। तो ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इस टेम्पल के प्रीमाइसिस से किन्नौर कैलाश की पर्वतमाला का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है, जिससे एक अद्भुत सी शांति की अनुभूति होती है। सो अभी वो टेम्पल देखने के बाद हम लोग यहाँ पे कल्पा की जो मेन मॉनेस्ट्री है वहाँ पे आए थे हम। तो ये मॉनेस्ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत छोटा सा है, बट इट्स ब्यूटीफुल। अगर आप लोगों को दूसरे कल्चर में इंटरेस्ट है जानने के बारे में, तो यू विल डेफिनेटली लाइक इट। अब हम लोग ऑलमोस्ट अभी 12 बज गए। सो वो शायद हम चाय नाश्ता और थोड़ा सा खाना खा के शायद दूसरी जगह हम देखते, या तो पूरा गाँव पे घूमेंगे अभी। तो चलते। सो अभी जस्ट हम लोग मोनेस्ट्री घूमकर निकले थे। एंड हमारे माइंड में यही था कि कोई ऑथेंटिक रेस्टोरेंट जैसा कुछ दिखे जहाँ पे हम लोग थुक्पा या कुछ ऑथेंटिक डिश ट्राई करें। एंड लकीली हम लोग जो रास्ते से चल के जा रहे थे ना, वहीं पे एक ब्यूटीफुल सी ओल्ड टाइप लोकल सी शॉप दिखी, मतलब रेस्टोरेंट जैसा दिखा छोटा सा। तो बाहर से देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और ग्लास पे लिखा हुआ था मतलब सारी ऑथेंटिक डिश के नेम। सो हम लोग आ गए यहीं पे एंड हमने ऑर्डर किया है वेज थुक्पा, जो कि यहाँ की ट्रेडिशनल डिश होती है। तो लेट्स ट्राई। अगर आपको ब्लेंड टेस्ट पसंद है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग इस साइड आते हो हिमाचल में या लद्दाख में भी, थुक्पा हम ज़रूर ट्राई करना। अगर थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो ये चटनी है, बट टेक दिस एट योर ओन रिस्क, क्योंकि बहुत ही स्पाइसी है। सबसे ऊपर चढ़ रहा है, फिर बाकी आप सुन रहे हैं, चलना भी चाहिए, खेलना भी चाहिए। वो तो है। अरे सारा देखो क्या ये किन्नौर आने के लिए तो दिल वाले का काम है, बाकी नहीं आ सकते। तो इसी तरह खाना खाने के बाद लोकल्स के साथ थोड़ा बहुत बातचीत करते हुए और हंसी मजाक करते हुए हम लोग वापस होटल जाकर निकल जाते हैं रेकोंग पियो मार्केट जाने के लिए।
जहाँ पर जाके हमें थोड़ा बहुत हमारी आगे की राइड के लिए रिक्वायर्ड शॉपिंग करना था। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि रेकोंगप्यो के बाद सबसे बड़ा सिटी जहाँ पे आपको मार्केट मिलेगा जो होगा 210 किलोमीटर के बाद आने वाला काजा। तो इतने लंबे रूट तक आपको कोई इतना बड़ा मार्केट नहीं मिलने वाला है। अभी हम लोग नीचे रेकोंगप्यो मार्केट घूमकर वापस आए एंड लकीली अभी बादल धीरे धीरे हट रहे वहाँ से। तो वही होप में हम लोगों ने ट्राइपॉड्स लगाए टाइम लैप्स रिकॉर्ड करने के लिए। वी जस्ट होप कि पूरे बादल हट जाए एंड एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा शॉट आ जाए। तो अब कल्पा से निकलते ही सफ़र के रंग ही बदलने लगते हैं। अब वो लश ग्रीन पहाड़ धीरे धीरे डेजर्टेड शेड्स में बदल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे इस सफ़र का स्पीति वाइब यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अभी हम लोग ये पूल के जस्ट पहले एक पेट्रोल पंप आता है, वहाँ से हमने पेट्रोल भराया है और ये लास्ट पेट्रोल पंप है। अब इसके बाद सीधा काजा में आएगा। तो अगर आप बाइक राइड पे आ रहे हो तो अगर आपकी बाइक में अगर पेट्रोल है फिर भी यहाँ पे फुल टैंक करवा लेना क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे ही पूह से पेट्रोल भरवाने के बाद थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं और हम पहुँच जाते हैं खाब संगम। ये वो जगह है जहाँ पर सतलुज और स्पीति दोनों नदियाँ एक दूसरे से मिलती है। और बस यही नहीं, यहाँ से दिखने वाले रियो पुरगिल पीक्स इस जगह को और भी मैजिकल बना देते हैं। अब टाइम हो गया था शाम के 5 और हम फाइनली नाको पहुंच जाते हैं। पर अब शुरू होता है असली काम, स्टे ढूंढने का। 4-5 जगह पर मैं घूमा, बार्गेनिंग भी की, बट फाइनली फिर एक जगह मिल जाती है। सिर्फ 900 रुपये का ये रूम विथ अमेजिंग माउंटेन व्यूज़। अब हमारे पास सिर्फ आज का ये बचा हुआ आधा दिन ही था नाको देखने के लिए। तो होटल से फ्रेश होकर हम निकलते हैं इस छोटी सी पर दिल छूने वाली जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम पहुंचते हैं यहाँ की ओल्ड मोनेस्ट्री विज़िट करने, जिसका इतिहास 11th सेंचुरी तक जाता है। वैसे यहाँ पर फ़ोटो और वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं थी, लेकिन अगर आप हिस्ट्री से थोड़ा भी कनेक्ट करते हो तो ये जगह ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। यहाँ की सेंचुरी ओल्ड पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स आपको ज़रूर फैसिनेट करेंगे।
सो अभी हम लोग मोनेस्ट्री के जस्ट सामने की साइड एक रास्ता है, थोड़ा ऊपर चढ़कर, और वहाँ से अगर हम सीधा सीधा होगा तो आप पुराने जो ये नाकों का जो पुराना विलेज है वहाँ पे आप आ जाओगे। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी वैसी ही है, मतलब पत्थरों के घर, और ये जगह देखो जैसे गाय भी ऐसे मतलब नीचे की साइड है ताकि उसको हवा न लगे। तो ये सारी चीज़ें अभी भी पुराने तरीके से हैं, तो ये एक्सप्लोर करने जैसा है। नाको का जो एक्चुअल में जो पुराना विलेज है वो। अच्छा, घास रखने के लिए। तो ये क्या मतलब ठंड के लिए स्टोर करते हो? ठंड के लिए तो नहीं, हाँ ठंड के लिए। अच्छा, झूले। वीडियो बना रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है। कैसे लगा? ठीक लगा? ठीक नहीं, बहुत ही अच्छा लगा मतलब। अच्छा। क्योंकि अभी हम लोगों के वहाँ सिटी में तो सारी चीज़ें अभी वो कंक्रीट के जंगल बन गए। बिल्कुल। तो अभी भी वो मतलब आप लोगों ने वो मड़ के घर बना के रखे हैं, तो वो अच्छा लगता है देख के। पुराना ही है। हाँ, मैं मतलब लद्दाख भी घुमा हूँ पूरा। अच्छा। बट यहाँ पे और मतलब वो वाइब पुरानी वाली है यहाँ पे। सो अभी मैं घूमते घूमते नाको में कैसा है कि बीच में एक छोटा सा मतलब ऐसा सारे वर्टिकल है घर, तो बीच में एक टोच पे, तो टोचते उनसे मैं चढ़ते चढ़ते पूरा ऊपर तक चढ़ गया। और अभी नाको लेक की साइड में व्यू देख रहा हूँ, तो वो साइड पे अभी वापस नीचे उतर रहा हूँ, सांस फूल रही है। बट मज़े है यार, यही लाइफ है। तो आप नाको लेक के पास आओगे ना, तो उसके पीछे की साइड से एक रास्ता जाता है। रास्ता मतलब कि कच्चा सा रास्ता है, ट्रैक जैसा है। अभी हम लोग वहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर एक बड़ा सा प्रेयर व्हील है और स्तूपा भी है, तो वो हमने नीचे से देखा। सो हमें थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई, तो हम लोग ऊपर जाने के लिए निकले। बट जैसे जैसे अभी ऊपर चढ़ रहे हैं तो पूरे नाको विलेज का व्यू बहुत ही अमेजिंग है यहाँ से। क्यों हमारी तरफ से? अरे थैंक यू सो मच। कितना हो गया हमारा? आपने शाम की और अभी सुबह की दोनों चाय नहीं गिनी? नहीं, चाय रहने दीजिए, चाय रहने दीजिए। थैंक यू सो मच। सो ये होम स्टे में हम लोग रुके थे, एंड दीदी बहुत अच्छे थे। उन्होंने शाम की हमारी 2 चाय और सुबह भी 2 चाय पी। 4 चाय के पैसे ही नहीं गिने। मतलब पहाड़ के लोग बहुत मतलब स्वीट एंड इनोसेंट है। आप घूमोगे तो दुनिया बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं इसलिए घूमता हूँ क्योंकि मोस्टली हम लोगों को जो वर्चुअल वर्ल्ड में देखते हैं मूवीज़, इंस्टाग्राम, सब जगह पे सब नेगेटिविटी है, न्यूज़ व्यूज़ सब जगह पे। तो हम हमारे माइंड में एक चीज़ फिट हो जाती है कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ बैड पीपल, बट दैट्स नॉट ट्रू। व्हेन यू ट्रैवल द वर्ल्ड यू विल मीट ओनली गुड पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो ये रूम था हमारा। अब हम लोग निकल रहे हैं, और अभी तक ये ट्रिप का सबसे बेस्ट व्यू था यहाँ पे। अभी हम निकलते, एक्चुअली में रुकने का मन कर रहा है ज़्यादा, बट आगे भी जाना है, सो निकलना पड़ेगा।
ताबो से अब जैसे ही आगे आते हो थोड़ी सी चढ़ाई है, उसके बाद पूरा डाउन है। और जब आप डाउन के टाइम जब नीचे आते हो ना, तब एक जगह आती है मेन रास्ते के लेफ़्ट साइड पे, जिसको मून लैंड कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये एक छोटा सा एरिया है, वो पूरा ऐसा मून लैंड जैसा दिखता है। कंपेयर टू आसपास जितने दूसरे पहाड़ हैं उसके कंपेयर में इसका टेक्सचर, कलर, पैटर्न सब कुछ बहुत ही डिफरेंट है। उसकी वजह से इसको मून लैंड बोला जाता है। सो अभी हम लोग मून लैंड पे ही कि यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींचने में बहुत टाइम लग गया, और उसमें उतनी देर में थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हुई, और उसके बाद अभी ज़ोरों ज़ोरों से बादल के गरजने की आवाज़ आ रही है, और थोड़ा थोड़ा अभी भी बूंदे गिर रही है। तो फॉर सेफ्टी हमने अभी से पोंचो पहन लिया है, ताकि हम लोगों को बारिश में ना रुकना पड़े। अभी फटाफट भागना पड़ेगा, आगे रास्ता भी बहुत ख़राब है। तो अभी हम लोग कुछ ताबो से 30 किलोमीटर दूर है, और अभी बारिश बंद हो गई है एंड धूप भी निकलना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। पंचायत ताबो। अब नाको से निकलकर धानकार जाते वक्त रास्ते में एक विलेज आता है ताबो, जहाँ पर 1000 ईयर ओल्ड एंशंट मोनेस्ट्री है, जिसको विज़िट करने के लिए हम रुकते हैं। ताबो की ये मोनेस्ट्री का मेन टेम्पल 1000 साल पुराना है, और बाकी 2 टेम्पल यहाँ पे है जो 900 साल पुराने हैं। बट यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व की हुई है चीज़ें, सारे पेंटिंग, सारे स्टैचूज़, सब कुछ। सो इट्स अ ट्रीट टू वॉच। ये देखो, ये सारे मड के बने हुए स्तूपाज है यहाँ पे पूरे प्रीमाइसिस में, और टोटल 3 टेम्पल है, एक फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट बुद्धा, इस हिसाब से। तो वेरी ब्यूटीफुल। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं धानकार के लिए। थैंक यू। तो मेरे हाथ में ये कप लग गया है, तो ये बैंडेज अभी लगा दिया है टेम्पररी। बट ये जो ब्रेक जो टूटी हुई है ना, इसका एज बहुत ही शार्प है, तो इसका कुछ करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से 2 रास्ते हैं, और ये ऊपर सीधा काजा की तरफ जाता है, और ये ऊपर वाला धानकार। अब जैसे जैसे हम धानकार की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते और हवा दोनों बदल रहे थे। यहाँ आते हुए शाम हो चुकी थी, सूरज धानकार के पीछे वाले पहाड़ों के पीछे ढल रहा था, और उसके गोल्डन रंग पूरी वैली को एक अलग ही रोशनी दे रहे थे। हमारे लेफ्ट साइड नीचे स्पीति रिवर अपने फ्लो में बहती हुई, और सामने एक छोटा सा गांव धानकार, जहाँ पर बस कुछ घर, एक मोनेस्ट्री, और उनके बीच एक शांति जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस मोमेंट पर मुझे लगा जैसे ज़िंदगी भर लोग जिस सुकून को ढूंढते हैं
वो मुझ तक खुद चलकर आ गया हो। दिल के अंदर एक अजीब सी शांति, आंखों में खुशी और एक एहसास कि शायद इसीलिए हम सफ़र कर रहे हैं, ऐसे लम्हों को महसूस करने के लिए। लगता था जैसे इस जगह से कोई रिश्ता बन गया हो, जैसे दिल का एक हिस्सा यहीं रह गया था। फिर क्या था, इन्हीं सारे इमोशन के साथ गेस्ट हाउस के रूम में जाकर जैसे ही बैठता हूँ, ये सारी फीलिंग, सारे इमोशंस आंखों से बहने लगते हैं। आज मैं लिटरली आई कैन फील समथिंग फॉर अ प्लेस। बहुत मतलब खुशी हो रही बहुत ये गांव देख के। मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। मुझे वो चीज़ यहाँ पे बस 15-20 मिनट ऊपर चलते में मिल गया। चाय के लिए ठंडी हो जाएगी। चीयर्स टू धानकार। सो आज हम लोगों के खाने का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि धानकर में हम जिनके घर में रुके, उन्होंने अपने लिए जो खाना बनाया है वही हम खा रहे हैं आज। सो अंजनाबा ये जैसे बस सब्जी से ना तो अभी जस्ट हम लोग सुबह सुबह निकले हैं धानकार मोनेस्ट्री विज़िट करने के लिए और थोड़ा सा गांव भी एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत पतली पतली छोटी छोटी गलियों में से जा रहे मोनेस्ट्री की तरफ, जो ओल्ड मोनेस्ट्री है वहाँ पे। सो अभी हम लोग धानकार से निकल रहे हैं। अभी 1 घंटे पहले तपती सी धूप थी, बट अभी दोपहर के 1 बज गए निकलते निकलते, और अभी बारिश जैसा माहौल स्टार्ट हो गया है। वापस थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, तो वापस से पोंचो पहन लिया है और पैकिंग भी कर लिया है। और ये होम स्टे में हम लोग रुके थे, जिसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये होम स्टे अगर आप काजा के साइड से आते हो तो सबसे पहले आएगा धानकार में, और अगर आप इस तरफ से आओगे नाको की साइड से तो सबसे लास्ट में आएगा धानकार विलेज के। तो बेस्ट जगह है, अच्छा खाना है, अच्छा रूम है, अच्छे व्यू है। सो अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर यहाँ पे आके देखो। चलो निकलते हैं अभी। झूले मिलते हैं। वैसे धानकार से काजा का ये सफ़र छोटा ज़रूर था, सिर्फ 35 किलोमीटर का, लेकिन रास्ता उतना ही खूबसूरत था, विथ सम रियली स्टनिंग लैंडस्केप्स। ऐसे ही इन मंज़रों का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए काजा।
अब काजा पहुंचते ही फिर से शुरू हो जाती है हमारी हंटिंग बजट फ्रेंडली होमस्टे ढूंढने की। वैसे काजा स्पीति का एक काफ़ी बड़ा टाउन है, लेकिन यहाँ स्टे ऑप्शन थोड़े महंगे लगते हैं। काफ़ी देर तक बहुत सारे दरवाजे नॉक करने और बहुत लोगों को कॉल करने के बाद फाइनली एक होमस्टे मिल जाता है, जहाँ थोड़ी बार्गेनिंग के बाद एक बहुत ही अच्छी डील मिल गई थी। 2 दिन के लिए रुक रहे, 1 दिन के लिए होता तो ठीक है, मैं बोलते हैं। हाँ, अभी कोई और आपके यहाँ आने वाला होता तो ठीक होता। हाँ, 800 में वो वाला दे देंगे सर जी। ये वाला कर दो, ये वाला हो जाएगा सब। और अभी फ्रेश होके, आज हम लोगों का वैसे कुछ प्लान नहीं था, सिर्फ रेस्ट डे था। सो ऐसे ही सोचा कि चलो थोड़ा खेत घुमाते हैं, यहाँ का देख के आते हैं क्या है, कैसे करते हैं ये लोग। सो अभी यहाँ पे आए, लेट्स सी। अब काजा के खेतों में घूमते हुए हम पहुँचते हैं कुछ लोगों के पास जो अपने हाथों से मटर तोड़ रहे थे। उनसे बात करते करते ही एक बात ने हमें हैरान कर दिया। हम काजा की सरपंच सोनम दोलमा जी से बात कर रहे थे। सोचने वाली बात थी, एक लीडर जो अपने परिवार के लोगों के साथ सुबह से शाम तक यही खेतों में मेहनत कर रही थी। अब थोड़ी देर इन सब से बात करते करते शाम हो गई थी, तो हम वापस निकलकर काजा मार्केट घूमने चले जाते हैं। सो गुड मॉर्निंग। आज का दिन हम काजा में ही रुकने वाले हैं और अभी सुबह ही हम निकलते हैं स्पीति के 2 आइकॉनिक स्पॉट की मोनेस्ट्री एंड चिचम ब्रिज को देखने के लिए, जो कि बस 20 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ की मोनेस्ट्री में, जो कि पूरी स्पीति वैली की जर्नी में सबसे आइकॉनिक प्लेस है। और ये जो मोनेस्ट्री है वो तकरीबन 1000 ईयर्स पुरानी है। और ये जो मोनेस्ट्री है उसके ऊपर कई बार इन्वेजन्स हुए हैं। उसके अलावा अर्थक्वेक की वजह से भी इसको काफ़ी बार डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी बार रीबिल्ड किया गया है। उसकी वजह से इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक बॉक्स के टाइप आप देखोगे दूर से तो ऐसे दिखता है। तो अभी मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, मेरे पीछे की मोनेस्ट्री है। और ये एक जगह काफ़ी आइकॉनिक है, क्योंकि आपने जितने भी स्पीति वैली के फ़ोटोज़ देखे हैं उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो है की मोनेस्ट्री। और उसका एक फ़ोटो बहुत ही फेमस है, जो सारे फ़ोटोज़ यहाँ से लिए हुए। और ये स्पॉट पे आने के लिए कुछ 20-25 मिनट का ट्रेल है, वो चढ़ना पड़ता है। थोड़ा थका देने वाला है, बट काफ़ी वर्थ इट है, क्योंकि पीछे से पूरा 360 यहाँ से व्यू दिखता है। स्पीति रिवर, पीछे पूरा माउंटेन व्यू और बीच में की मोनेस्ट्री। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चिचम ब्रिज पे, स्पीति का एक और जॉ ड्रॉपिंग स्पॉट। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बट एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है। इसका हाइट कुछ 13,500 फीट की हाइट पे ये बना हुआ है। सो ये ब्रिज किब्बर और चिचम विलेज, ये दोनों गाँव को कनेक्ट करता है। इसको बनने में कुछ 15 साल लगे थे। ये ब्रिज को बनने में 15 साल लगे थे। और इसके पहले जब तक ये ब्रिज नहीं बना था, तब तक किब्बर और चिचम के लोग एक दूसरे के साथ, ट्रॉली आती है ना पुली, तो वो पुली के थ्रू वो लोग कनेक्टेड थे। तो मतलब वो पुली में बैठते थे ट्रॉली में, और फिर एक तरफ से खींचते थे लोग और
चले जाते थे। ज़रा सोचो कि वो टाइम पे वो कितने डेयरिंग हो गए कि इतनी हाइट पे वो लोग इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते थे अपने आप को। इट्स अमेजिंग। एक और चीज़, ये ब्रिज पे आप जब भी आओगे ना तो आपको इसकी हाइट का थोड़ा सा अंदाज़ लेना है ना, तो ये ब्रिज पे खड़े रह के आप जब नीचे देखोगे तो एक ट्रक नीचे गिरा हुआ है पूरा। वो ट्रक को आप नीचे देखोगे तो इतना छोटा दिखता है, मतलब ट्रक का साइज़ हम सबको पता है कि कितना बड़ा होता है, बट यहाँ से जब वो देखते हैं छोटे से वो क्या बोलते हैं झिंगा के ब्लॉक्स होते हैं ना, उतनी साइज़ का वो दिखता है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ लगा सकते हो कि कितनी हाइट पे आप खड़े हो। मैं दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग। तो आज काजा में हमारा आखिरी दिन और आज हमारा प्लान है कि एक ही बाइक लेकर कॉमिक, हिक्किम और लांगजा ये तीनों विलेज एक्सप्लोर करने जाने का। ये पूरा रूट लगभग 50 किलोमीटर का रहने वाला है। वैसे प्लान तो था कॉमिक में रात रुकने का, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल विलेज है, पर फिर कल चंद्रताल की राइड के लिए हेक्टिक हो जाता, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि आज सिर्फ घूमकर वापस काजा आकर रात रुकेंगे। सो अभी हम लोग लांगजा का फेमस जो बुद्धा का स्टैचू है वहाँ पे है। ये लांगजा विलेज कुछ 14,300 फीट की हाइट पे बना हुआ है और ये जो बुद्धा के स्टैचू है वो कुछ 35 फीट टॉल है। एक छोटी सी वैली में बना हुआ ये छोटा सा विलेज है, जहाँ से मतलब पीछे की साइड सारी माउंटेन रेंज दिख रही है और दूर के जो माउंटेन है वहाँ पे स्नो कैप भी दिख रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा दिखता है। आई थिंक मुझे धानकार के बाद ये लांगजा मुझे वापस पसंद आया है। वैसे लांगजा स्टार गेजिंग और स्नो लेपर्ड की साइट सीइंग के लिए फेमस है। इसके अलावा एक और चीज़ के लिए लांगजा फेमस है, जो कि है फॉसिल के लिए। यहाँ पे अभी भी फॉसिल्स मिलते हैं थोड़ा ऊपर दूर माउंटेन में, एंड इसकी वजह से इसको लांगजा को फॉसिल विलेज भी बोला जाता है। सो अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये है कॉमिक मोनेस्ट्री। अभी हम लोग हैं कॉमिक विलेज में। ये जो विलेज है वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है, एंड इवन दिस मोनेस्ट्री इज़ आल्सो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल मोनेस्ट्री। ये जो मतलब कॉमिक विलेज है बहुत ही छोटा सा है, गिन के कुछ 8-9 घर है बस, उतने ही फैमिली यहाँ पे रहते हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं रहता यहाँ पे। एक फैक्ट की बात यह है कि यहाँ पे जियो का फुल नेटवर्क आ रहा है 4G, सो लाइक यू कैन एक्सेस इंटरनेट एंड डू योर वर्क फ्रॉम हियर टू। अब कॉमिक से निकलकर हम सीधे भागते हुए पहुँचते हैं हिक्किम, क्योंकि भाई वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से अपने आप को पोस्ट भी तो करना था। यहाँ के पोस्टमैन का शिफ्ट शाम 4 बजे तक ही होता है और हम सही वक्त पे पहुँच गए। स्टैंप लगवाकर हमने भी हमारा पोस्ट डाल दिया। अब ये लेटर डिलीवर होता है या नहीं वो तो रही किस्मत की बात।
तो आज के सफ़र की शुरुआत कुछ खास तरीके से करता हूँ अपनी बाइक पर प्रेयर फ्लैग लगाकर, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं इस ट्रिप के सबसे चैलेंजिंग पार्ट पर, काजा से चंद्रताल होते हुए मनाली तक 227 किलोमीटर का ये सफ़र, जिसके बारे में हर राइडर कहता है ये स्पीति रूट का सबसे टफ सेक्शन है। पूरा ऑफ रोड, बीच में ना पेट्रोल पंप ना नेटवर्क, सिर्फ हम, हमारी बाइक्स और ये रॉ माउंटेन्स रहने वाले थे। अब काजा से निकलते वक्त एक्साइटमेंट काफ़ी हाई थी। शुरू में जो ऑफ रोड एक एडवेंचर लग रहा था, वही जैसे जैसे आगे बढ़ते गए रास्ते और टफ होते गए और हमारे एक्साइटमेंट पे धूल लगना शुरू हो गई थी। तभी एक स्टीफ चढ़ाई पर मेरा बैलेंस बिगड़ता है और मैं गिर जाता हूँ, वो भी एक काफ़ी रिस्की स्पॉट पर। और उस मोमेंट पर मुझे समझ में आया ये सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं, सीख का भी था। सो अभी जस्ट हम लोग लोसार पहुँचे एंड सच बोलो तो यहाँ पहुँचते पहुँचते फट गई है, क्योंकि जब से काजा से निकले हैं ऑफ रोड ही है, धूल मिट्टी, ऊपर से 2 बार मैं गिर गया, बट ठीक है, मज़ा आ रहा है, इसी के लिए तो आए थे। बाय द वे लोसार जो है वो काजा और मनाली के आई थिंक सेंटर में एक ही बड़ी सी जगह है, इन द सेंस कि रहने के लिए, खाने पीने के लिए सब कुछ मिल सकता है। और गांव भी थोड़ा ब्यूटीफुल है, मुझे जब हम एंटर कर रहे थे लोसार में काफ़ी ब्यूटीफुल लगा। अब नाश्ता करने के बाद लोसार गांव से जैसे ही हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तब लोसार का चेक पोस्ट आता है, जहां पर पुलिस द्वारा हमारी पूरी डिटेल ली जाती है और हमें इन्फॉर्म किया जाता है कि यहाँ से आगे मनाली तक हमको नेटवर्क नहीं मिलेगा। अब लोसार से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद रियलाइज़ होता है कि हम एक नो मैन्स लैंड में आ चुके हैं, जहां काफ़ी देर से हम अकेले ही थे, ना नेटवर्क ना ही कोई सपोर्ट। रास्ते बद से बदतर होते जा रहे थे और साथ ही एल्टीट्यूड भी बढ़ रहा था, ठंड तेज़ होती जा रही थी, मौसम बदल रहा था और अंधेरा होने से पहले चंद्रताल पहुंचने का टेंशन भी बढ़ रहा था। तभी हम एक स्टीफ चढ़ाई पूरी कर पहुंचते हैं कुंजुम पास। 14,900 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ ये रास्ता सिर्फ एक पास नहीं, एक स्पिरिचुअल पॉइंट भी है। यहाँ स्थित कुंजुम माता का मंदिर, जिसके चारों तरफ से रोड घूम कर निकलती है। माना जाता है जो भी यहाँ से गुजरता है वो एक चक्कर ज़रूर लगाता है कुंजुम माता का, आगे की सेफ जर्नी की ब्लेसिंग्स के लिए। अब कुंजुम पास से आगे था डाउनहिल रास्ता। इस पूरी ट्रिप का शायद सबसे डेंजरस पार्ट यही था। पतले से रास्ते, हेयरपिन टर्न्स जो हर एक राइडर का स्किल टेस्ट करते हैं। जहां से केयरफुली उतरने के बाद सामने दिखाई देता है चंद्रताल का एंट्री पॉइंट। फिर थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं हर स्पीति राइडर की एक आइकॉनिक एंड चैलेंजिंग जगह, फॉस वाटर क्रॉसिंग। बर्फ़ जैसा ठंडा पानी, और शायद ही कोई ऐसा राइडर होगा जो यहाँ से अपने पैर भिगाए बिना गुजरा हो। फिर इन भीगे पैर और स्लीपी ऑफ रोड से स्ट्रगल करते हुए आखिरकार हम पहुँच जाते हैं चंद्रताल बेस कैंप। अब यहाँ पर ऑफ सीज़न होने की वजह से एक कैंप साइट में थोड़ी सी बार्गेनिंग के बाद हमें अच्छी सी डील मिल जाती है। ऐसा कुछ टेंट है, 1000 रुपये में मिला। 1200 बोल रहे थे, थोड़ा बार्गेनिंग किया, मिल गया 1000 में। ब्रेकफास्ट, चाय और डिनर इंक्लूडेड है। अभी ये देखो पूरा धूल मिट्टी हो गया है पूरा बॉडी, और ये पैर वैर गिले हो गए पूरा। ठंड बहुत है अभी यहाँ पे,
सो अभी थोड़ा फ्रेश होके बाहर जाके व्यूज़ देखते हैं। एक चीज़ और भी अच्छी भी है कि वो डिफ़िकल्ट रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल प्लेसेस, वो ट्रू है चंद्रताल के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग चंद्रताल गए भी नहीं है। अभी तो जस्ट कैंप साइट पहुँचे और यहाँ से ही जो नज़ारे हैं, मतलब कैंप साइट के पीछे ही पूरा स्नो कैप माउंटेन एंड एवरीथिंग बहुत ब्यूटीफुल है। सो इट्स वर्थ कमिंग। तो बस अभी फ्रेश होती है, चाय पीते हैं। गुड मॉर्निंग। तो अभी जस्ट हम लोग कैंप साइट से चाय पी के निकले हैं चंद्रताल जाने के लिए। चंद्रताल कैंप साइट से लेक तक लगभग 2 किलोमीटर की बाइक राइड थी और फिर कुछ 10 मिनट चलने के बाद हमारे सामने था चंद्रताल। दूर से ही झील का वो पहला नज़ारा बस दिल को छू गया। पहाड़ों के बीच आसमान के इतने करीब ये जगह कुछ अलग ही शांति दे रही थी, जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। अब थोड़ी देर यहाँ पर सुकून महसूस करने के बाद हम कैंप साइट लौटने लगते हैं और फिर शुरू हुआ इस सफ़र का सबसे थका देने वाला, सबसे टफ पार्ट, चंद्रताल से मनाली तक। ये रास्ता स्पीति के हर राइडर का फाइनल टेस्ट होता है। धूल, मिट्टी, बर्फ़ के पानी से भरे हुए क्रॉसिंग और ऊंचाइयों की लगातार चढ़ाइयाँ। कभी लगता है रोड है भी या सिर्फ पत्थर और हिमालय के रॉ टेरेन। मानो अब तक हम सिर्फ स्पीति देख रहे थे और अब महसूस करने का टाइम था। भाई अभी अच्छे रास्ते पे आके वो रियलाइजेशन हो रहा है, फीलिंग आ रही है कि भाई कर लिया है फाइनल। इस पे इतनी पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया है। गेटिंग इमोशनल, मुझे थोड़ा थोड़ा आंखें नम हो रही है। ये फीलिंग बहुत ही अच्छी है, क्योंकि और वो भी अपने खास दोस्त के साथ करना इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल फीलिंग। मेरा भाई इमोशनल हो गया, स्पीति वैली हो गया था। मतलब हम लोग ने सोचा भी नहीं था कि हमारी जो 12 साल पुरानी बाइक्स है वो इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग झेल पाएगी स्पीति वैली का। और हम लोग मतलब अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ऐसा प्राउड फील कर रहे हैं हमारी बाइक्स के ऊपर कि मतलब ना कोई मतलब बिना कोई क्या बोलेंगे गियर वियर कुछ नहीं, हेलमेट और ग्लव्स थे और कुछ नहीं, ना कोई मतलब ऐसा फैंसी कोई बाइक का इक्विपमेंट। सडन मतलब लिटरली 2 दिन में प्लान कर दिया हम लोग ने, तत्काल टिकट बुक करके हम लोग निकले। छुट्टी ली भी नहीं थी और इसको हाँ बोल दिया, तो मैं बोला मैं कुछ भी करके छुट्टी ले लूं। फाइनली हो गया लेकिन स्पीति वैली। हाँ भाई चलो अभी निकलते हैं, बहुत अभी जाना है और 45 किलोमीटर्स है। શું કહે છે વિડીયો બેસવા ગયો તાંડિયા પર કેવું લાગ્યું? હવે તું વિચાર મને કેવું થયું હશે. મને તો ડોપા લિટરલી આમ ફૂટ્યો હોય ને એવો અવાજ આવ્યો હતો.